हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन। हमें उस सिचुएशन पे एक नोट लिखना है जहाँ पे हम टाइम एक्सक्लूड करते हैं प्रोसीडिंग का, जो बोनाफाइड तरीके से किसी कोर्ट में चल रही है जिसका जुरिस्डिक्शन जो है वो नहीं है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि सेक्शन 14 जो है वो प्रोवाइड करता है एक्सक्लूजन के लिए टाइम का जो प्रोसीडिंग बोनाफाइड है कोर्ट में बिना किसी जुरिस्डिक्शन के। ये कंटेन करता है जनरल प्रिंसिपल जो बेस्ड हैं जस्टिस पे, इक्विटी पे और गुड कंसाइंस पे, और जो प्रिंसिपल जो हैं वो अप्लाई किए जा सकते हैं लिबरली, लेकिन सिर्फ कंसोनेंस में जो एक्सप्रेस वर्ड्स हैं सेक्शन के। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमने सेक्शन 14 का मेंशन किया है, किस चीज़ पे वो बेस्ड है और कब उसकी एप्लीकेबिलिटी है ये बताया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंडीशंस। जो असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शन 14 क्लोज 1-2 के, वो हैं हमारे पास। पहला आ गया जो प्लेंटिफ है या एप्लीकेंट है वो प्रोसिक्यूट कर रहा है ड्यू डिलीजेंस से जब फाइल करते हैं जो सूट है या फिर एप्लीकेशन। दूसरा आ गया कोई दूसरी सिविल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, दैट इज़ कोई दूसरी सूट या एप्लीकेशन होनी चाहिए, अपील होनी चाहिए या फिर रिवीजन होना चाहिए। तीसरा आ गया पर्सन जो है वो प्रोसिक्यूट कर रहा है इस दूसरी प्रोसीडिंग को गुड फेथ में। फोर्थ आ गया जो अर्लियर प्रोसीडिंग है वो रिलेट की जानी चाहिए सेम मैटर इन इशू से सूट्स के केस में। फिफ्थ आ गया जो टाइम है वो एक्सक्लूड होगा अगेंस्ट जो सेम डिफेंडेंट या सेम पार्टी है। सिक्स्थ आ गया जो अर्लियर कोर्ट है वो अनेबल था, इतनी क्षमता नहीं रखता था कि वो एंटरटेन कर सके ड्यू टू लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन या फिर कोई और कॉज दूसरे सेम नेचर का। तो इसमें जो कीवर्ड्स हैं हमारे पास वो क्या हैं? पहला है ड्यू डिलीजेंस से प्रोसिक्यूट करना है। दूसरा आ गया कोई दूसरी सिविल प्रोसीडिंग होनी चाहिए। तीसरा आ गया गुड फेथ में प्रोसिक्यूट कर रहा था। फोर्थ आ गया सेम मैटर इन इशू होना चाहिए। फिफ्थ आ गया सेम डिफेंडेंट या पार्टी होना चाहिए। लास्ट आ गया हमारे पास लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन या फिर कोई और कॉज जो सेम नेचर का है वो होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो हैं कीवर्ड्स हैं, आप कीवर्ड्स याद रखेंगे, उसके हिसाब से आप सेंटेंस फ्रेमिंग खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास एप्लीकेबिलिटी। इसमें आ गया सेक्शन 14 जो है वो एप्लीकेबल है सूट्स पे और एप्लीकेशंस पे। सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं सेक्शन 14 के वो प्रूव किए जाएंगे कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। ये प्रूव करना ज़रूरी है कि ड्यू डिलीजेंस और गुड फेथ एग्जिस्ट कर रहे थे, ना कि जो टाइम है फाइलिंग का सूट या एप्लीकेशन का, बट पूरे की पूरी जो एंटायर प्रोसीडिंग है उसके दौरान। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है गुड फेथ का वो लाई करता है प्लेंटिफ पे या फिर जो है एप्लीकेंट हमारा उस पे। सेक्शन 2 क्लोज H जो है लिमिटेशन एक्ट का वो बताता है कि नथिंग शैल बी डीम्ड टू डन इन गुड फेथ। कुछ भी नहीं माना जाएगा कि ये गुड फेथ में हुआ है अगर वो नहीं किया गया है ड्यू केयर और अटेंशन के साथ। सेक्शन 14 क्लोज 1 जो है वो एप्लीकेबल है सूट्स पे, जबकि जो सेक्शन 14 क्लोज 2 है वो एप्लीकेबल है एप्लीकेशंस पे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास केस लॉ। केस लॉ है हमारे पास माधव राव एन पटवर्धन वर्सेस रामकृष्ण 1958 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो फॉलोइंग कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई की जानी चाहिए इन्वोक करने के लिए सेक्शन 14 को। पहला आ गया जो प्रीवियस सूट है या एप्लीकेशन है वो प्रोसिक्यूट की जाएगी गुड फेथ में और ड्यू डिलीजेंस में। दूसरा आ गया जो मैटर इन इशू है प्रीवियस सूट में और एप्लीकेशन में, और जो न्यू सूट है वो सेम होना चाहिए। तीसरा आ गया कोर्ट अनेबल था एंटरटेन करने के लिए सूट के या एप्लीकेशन को डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन से। तो बेसिकली इसमें हमने जो 6 कंडीशंस की थी उनमें से गुड फेथ और ड्यू डिलीजेंस की कंडीशंस को मर्ज किया है। फिर आ गया हमारे पास सेम मैटर इन इशू होना चाहिए, वो कंडीशन वहाँ भी थी। तीसरा आ गया डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, वो कंडीशन हमने पहले भी की है। नेक्स्ट केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास जफ़र खान वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1985 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो एक्सप्रेशन है अदर कॉजेज ऑफ लाइक नेचर, जो हमने डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन के साथ किया था, ये इंटरप्रेट किए जाने चाहिए कन्वे करने के लिए मीनिंग एनालॉगस टू द एक्सप्रेशन फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन
तो बेसिकली ये जो है हमारे पास अदर कॉजेज़ ऑफ लाइक नेचर, ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन है जो हमारे पास डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है उसकी। जो वर्ड है अदर कॉजेज़ ऑफ लाइक नेचर वो कंस्ट्रू किया जाना चाहिए एडजुस्टम जेनरस विद डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, मतलब इसके कोरिलेशन में देयरफॉर जो डिफेक्ट है वो कैरेक्टर होना चाहिए इम्पॉसिबल कर दे कोर्ट को एंटरटेन करने के लिए जो सूट है या एप्लीकेशन और डिसाइड करने के लिए मैरिट्स को। तो बेसिकली यहाँ पे जो है हमने इस केस लॉ में जो अदर कॉजेज़ ऑफ लाइक नेचर हैं उसका हमारे पास एक डिटेलिंग दी गई है कि कौन कौन से मैटर्स इंक्लूड होंगे या इसका जो है क्या मतलब है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास नॉन एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 14 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा फॉलोइंग केसेस में। पहला आ गया इसमें हमारे पास अगर प्रोसीडिंग जो है दूसरे कोर्ट में वो इंस्टीट्यूट की गई थी ऑनेस्टली, मतलब ईमानदारी से, लेकिन बिना एक्सरसाइज के ड्यू केयर और कॉशन के, तो ड्यू केयर और कॉशन नहीं था। दूसरा आ गया जब सूट जो है फेल हो जाता है नेग्लिजेंस की वजह से, प्लेंटिफ की या काउंसिल की, अगर नेग्लिजेंस जो है वो इतना पेटेंट था कि अवॉइड किया जा सकता था ड्यू केयर से। अगेन हमारे पास ड्यू केयर नहीं हुआ तो यहाँ पे जो है नेग्लिजेंस हुआ है, ये जो है यहाँ पे भी सेक्शन 14 एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर आ गया जब प्रीवियस और सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग जो है वो सब्सटेंशियली बेस्ड नहीं है सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, तो सेम कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पे नहीं है। फोर्थ आ गया डिसमिसल जो है एप्लीकेशन का अंडर ऑर्डर 21 रूल 89 CPC मैरिट्स पे और जो है नॉट वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन पे। इसमें देयरफॉर जो फाइल करने के लिए एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 रूल 90 CPC सेट असाइड करने के लिए सेल को जो टाइम स्पेंड किया गया है प्रीवियस प्रोसीडिंग में अंडर ऑर्डर 2189 वो एक्सक्लूड नहीं हो सकता। तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में जो सेट असाइड का है उसमें भी जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। फिफ्थ आ गया अर्लियर प्लेंट या एप्लीकेशन फाइल की गई थी रॉन्ग कोर्ट में लेकिन विद इन जो लिमिटेशन पीरियड है। सिक्स्थ आ गया जहाँ पे प्रीवियस प्रोसीडिंग वॉलंटरली अबैंडन की गई है या विड्रॉ की गई है प्लेंटिफ या एप्लीकेंट के द्वारा। फिर आ गया इसमें हमारे पास लास्ट जो कि है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम कंपेयर करेंगे सेक्शन 14 को सेक्शन 5 के साथ। सेक्शन 14 कन्फर करता है एक राइट, जबकि जो सेक्शन 5 है वो कन्फर करता है एक डिस्क्रिशन कोर्ट पे। दोनों के दोनों जो सेक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंट है येट वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सेक्शन 5 जिसमें हमने सफिशिएंट कॉज डिस्कस किया था वो अप्लाई करेगा उन केसेस पे जहाँ पे सेक्शन 14 अप्लाई होता है। सेक्शन 14 लिमिटेड है कोर्ट्स ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को लेके, क्योंकि जो अर्लियर सेक्शन है वो एक लार्ज और मोर अनफेटर्ड पावर देता है सेम को इन द सेम बिहाफ टू अपेलेंट कोर्ट्स। तो बेसिकली सेक्शन 5 के हमारे पास वाइड पावर्स हैं और सेक्शन 14 जो है उसकी लिमिटेड पावर्स हैं कि वो सिर्फ कोर्ट के जो ज्यूरिसडिक्शन को है उसको देख रहा है। लेकिन एक छोटा सा कंपैरिजन है दोनों के बीच में कि सेक्शन 5 स्टिल इंक्लूड करेगा जो सेक्शन 14 है उसको। बाकी जो है इस आंसर में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है ये। अगर ये क्वेश्चन आपको 5 मार्कर में आता है आपको काफ़ी कट शॉर्ट करना पड़ेगा। जो मेन होंगे हमारे पास वो होगा इंट्रो जो 2 लाइन का आप लिखेंगे, फिर आ जाएंगी आपके पास असेंशियल कंडीशंस, उसके बाद आप एक केस लॉ मेंशन करेंगे, फिर आप नॉन एप्लीकेबिलिटी बताएंगे और कंक्लूजन में भी आप 2 लाइनें बताएंगे। जहाँ तक इसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात है आप जो है 6 पॉइंट्स का टेबल ऐसे बना सकते हैं, कीवर्ड्स लिख सकते हैं या फिर छोटे छोटे फ्रेजेस लिख सकते हैं और उसमें ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। इससे आपका स्पेस भी बचेगा और आपका जो है टाइम भी सेव होगा। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।